हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? मौज बहार। तो बच्चों, हमारा कंपनीज़ एक्ट की सीएस फाउंडेशन की सीरीज़ चल रही थी और हमने 9 क्लास मैंने अपलोड कर दी थी बेटा यूट्यूब पर। और आज लास्ट क्लास है, 10th क्लास हमारी। काफ़ी दिनों से मैंने लास्ट क्लास बेटा अपलोड नहीं करी बिकॉज ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव की रिविजनरी क्लासेस चल रही हैं और बहुत सारी अमेंडमेंट है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम डिवोट करना पड़ रहा है सीएस एग्जीक्यूटिव के ऊपर। आप देखते होंगे कुछ लाइव सेशंस आ रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशंस आ रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। तो अमेंडेड लेक्चर बेटा सीएस एग्जी के आ रहे थे, जिसकी वजह से आपकी जो लास्ट क्लास थी सीएस फाउंडेशन कंपनीज एक्ट की स्पेसिफिकली, वो लास्ट क्लास में अपलोड नहीं कर पाया। तो मैंने आज बेटा ये क्लास जो बनाई है, ये लास्ट क्लास है हमारी कंपनीज एक्ट की। तो 9 क्लासेस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये लास्ट क्लास हमारी कंपनीज एक्ट की है और आज के बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और पूरा का पूरा आईसीएसआई मॉड्यूल मैंने कवर करके बेटा चला हूँ मैं। जो भी आप पढ़ोगे, जो मैंने नोट्स आपको जिन नोट से पढ़ाया है, आप उसको आईसीएसआई के नोट से मैच करिए, एज इट इज़ डिट्टो सेम है। ठीक है जी, पूरा का पूरा कंटेंट मैंने आईसीएसआई स्टडी मटेरियल से लिया, 100% मटेरियल आपका वही है। तो लास्ट क्लास में बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक हमारा हो चुका था। हाँ जी, जो 9th क्लास हमारी थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की थी। डायरेक्टर्स का पार्ट हमने पढ़ा, डायरेक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है, फिर उसके बाद डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, ये सब कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स कितनी होती है, कोरम क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। आज लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम की मैनेजरियल पर्सनल से पढ़ने वाले हैं। की मैनेजरियल पर्सनल से केएमपी से पढ़ने वाले हैं। ये लास्ट टॉपिक है, छोटा सा पार्ट है। और जो ये पार्ट हम पढ़ेंगे इसमें बेटा सीएस के रोल बता रखे हैं। अब जो आज पार्ट पढ़ने वाले इसमें सीएस के रोल बता रखे हैं, बट सीएस फाउंडेशन में बेटा आपका ये सीएस के रोल एक अलग चैप्टर में दोबारा से दिए गए हैं। ये कंपनीज एक्ट में भी सीएस के रोल्स आप पढ़ोगे और एक रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आपका चैप्टर भी है। साइबर लॉ, रोल ऑफ सीएस एक चैप्टर आपका, रोल ऑफ सीएस। तो रोल ऑफ सीएस में वही टॉपिक आपको मिलेंगे जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आपको दो जगह सेम टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, एक तो रोल ऑफ सीएस में और एक कंपनीज एक्ट में। तो बेटा मेजर जो पार्ट था ना, मैं बोलूँगा कंपनीज एक्ट का मेजर पार्ट जो था वो तो हमारा हम खत्म कर चुके हैं, कंपनीज एक्ट का मेजर पोर्शन। आज जो हमें पढ़ना है वो छोटा सा पोर्शन कंपनीज एक्ट का बचा है, केएमपी का, की मैनेजरियल पर्सनल का। इसके अलावा कंपनीज एक्ट का कोई पोर्शन नहीं बचा। उसके बाद रोल ऑफ सीएस आ जाएंगे और रोल ऑफ सीएस आपका इस चैप्टर में भी आपको मिल रहा है और रोल ऑफ सीएस चैप्टर में भी मिलेगा। चलो केएमपी की बात करते हैं, की मैनेजरियल पर्सनल की। तो केएमपी क्या होता है? तो बेटा एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट जो होता है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो डे टू डे रनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ यूज द टर्म की मैनेजरियल पर्सनल टू डिफाइन द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। अच्छा, की मैनेजरियल पर्सनल का मतलब क्या होता है? की का मतलब होता है बेटा इंपॉर्टेंट, मैनेजरियल मतलब जो मैनेजरियल लेवल पर है, जैसे एमडी, मैनेजर जो बोर्ड के ऊपर बैठते हैं, बीओडी के ऊपर बैठते हैं और बीओडी को डायरेक्शन देते हैं काम की। एंड द की मैनेजरियल पर्सनल आर पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स स्टेक होल्डर। और कंपनी और स्टेक होल्डर के बीच में फर्स्ट कॉन्टैक्ट है ये। While the board of directors are responsible for providing the oversight, it is the key managerial personnel who are responsible for not just laying down the strategy as well as implementation. अच्छा, अब कंपनी में बेटा जो स्ट्रैटेजी बनती है बिजनेस के लिए, वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, फिर उस स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन भी कौन करवाता है? केएमपी करवाते हैं। सो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन से लेकर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन दोनों किसके हाथ में होती है? केएमपी के हाथ में। और चैप्टर बेटा 13 जो है कंपनीज एक्ट का, रेड विद कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स 2014 डील्स विद द लीगल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। चैप्टर नंबर 13 कंपनीज एक्ट का अलॉन्ग विद रूल्स ये बताते हैं बेटा मैनेजरियल पर्सनल की रेम्यूनरेशन और अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। ये हमारे सिलेबस में रूल है नहीं बेटा, ये सीएस एग्जीक्यूटिव में कंप्लीट रूल दिए हैं। आए तो जस्ट आप ओवरव्यू ले रहे हो कि मैनेजरियल पर्सनल में कौन कौन आता है और छोटी सी अपॉइंटमेंट पढ़ोगे, बट जब सीएस एग्जीक्यूटिव में जाओगे तो वहाँ पर डिटेल्ड में पढ़ोगे कि कैसे एक मैनेजरियल पर्सनल को अपॉइंट करा जाता है, रिमूव करा जाता है और क्या प्रोसीजर है उसका, इंक्लूडिंग द एमडी, इंक्लूडिंग द होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर और मैनेजरियल पर्सनल और सेक्रेटेरियल ऑडिट एक्सेट्रा।
Companies Act 2013 has for the first time recognized the concept of KMP, and as per section 2 clause 51 KMP in relation to a company means। सबसे पहला क्वेश्चन आता है KMP में कौन कौन आएगा की मैनेजरियल पर्सनल में। तो नीचे देखो बेटा KMP में कौन कौन आता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी का CEO KMP में आता है, और द मैनेजिंग डायरेक्टर जो MD है वो भी KMP में आता है, और द मैनेजर ये भी किस में आता है, KMP में आता है, एंड कंपनी सेक्रेटरी ये भी KMP में आता है, होल टाइम डायरेक्टर ये भी KMP में आता है, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये भी KMP में आता है, और सच अदर ऑफिसर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, या फिर वो ऑफिसर जो प्रिस्क्राइब कर रखा हो, ये सब KMP का पार्ट है। अब सबसे पहले बेटा देखो नीचे आपको डेफिनेशन मिल रही है सबकी। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, होल टाइम डायरेक्टर कौन है, मैनेजर कौन है, CEO कौन होता है, CFO कौन होता है, कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है। तो जितने भी आपने KMP में पर्सन पढ़े हैं उन सबके बारे में डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे KMP की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस मैनेजिंग डायरेक्टर। हाँ जी, 2 क्लॉज 54 में MD की डेफिनेशन दी है, और क्या बोला, इट स्टिपुलेट्स दैट मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स ए डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब ए डायरेक्टर। तो बेटा इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको डायरेक्टर होना पड़ेगा, और अगर मान लीजिए एक पर्सन डायरेक्टर नहीं और मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगी। सो मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स ए डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी और द एग्रीमेंट विद द कंपनी और द रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग or by its board of director is entrusted with substantial power of the management of the affairs of the company। अब इसने बता रखा है कैसे कैसे MD को अपॉइंट कर सकते हैं। क्या, बाय वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, या तो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर दूसरा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली अपॉइंट कर लेते हैं, तीसरा रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं जनरल मीटिंग में, अच्छा फोर्थ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेटा रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं, और जब अपॉइंट करते हैं तो उसको सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट दी जाती है। एक MD को जब अपॉइंट करा जाएगा तो कौन सी पावर दी गई, सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट, एंड इंक्लूड्स ए डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ MD बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। और दूसरा क्या बोल रहा है, एक वो पर्सन जो डायरेक्टर की पोजीशन को होल्ड करके बैठा है, चाहे कोई भी पर्सन हो, ठीक है जी। ए पर्सन इंक्लूड्स ए डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ MD बाय वट एवर नेम कॉल्ड। हर वो पर्सन जो MD की पोजीशन को होल्ड करके बैठा है वो भी MD है, अब चाहे वो कोई भी हो। हर वो पर्सन जो MD की पोजीशन होल्ड करके बैठा है, MD की चेयर पर बैठा है, वो भी क्या माना जाएगा, MD। अब क्वेश्चन आता है बेटा सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट में क्या आएगा, सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट में क्या नहीं आएगा। सो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 2 क्लॉज 54 एक्सक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट जो होते हैं रूटीन नेचर के, जैसे कि व्हेन सो ऑथराइज बाय द बोर्ड सच एज पावर टू अफिक्स द कॉमन सील। अच्छा, कंपनी जो कॉमन सील लगाती है टू एनी डॉक्यूमेंट, कंपनी जो ड्रॉ करती है, इंडोर्स करती है चेक ऑन अकाउंट ऑफ कंपनी इन द बैंक, और टू ड्रॉ एंड इंडोर्स एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और टू साइन एनी शेयर सर्टिफिकेट, और टू डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर फ्रॉम द सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। ये बेटा सब क्या करा गया, एक्सक्लूड करा गया। दैट मीन्स ये सब पावर, अच्छा कंपनी का चेक ड्रॉ करना, अच्छा इसके अलावा जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो ड्रॉ करना, ये सारे के सारे काम सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट नहीं आते, रूटीन नेचर ऑफ वर्क है बेटा। और हर वो जो वर्क जो रूटीन नेचर ऑफ वर्क है वो सब्सटैंशियल पावर से एक्सक्लूड करा गया। तो MD आपने पढ़ा बेटा, MD कौन, MD वो पर्सन जो डायरेक्टर है, MD मीन से डायरेक्टर, और जिसके पास क्या है, सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है। और दूसरा वो भी पर्सन MD माना जाएगा जिसको MD की पोजीशन दे रखी है बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। अच्छा, इसके अलावा होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है, तो बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 94 में होल टाइम डायरेक्टर के बारे में बोला गया। होल टाइम डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। एक ऐसा पर्सन जो कंपनी की होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहता है वो होल टाइम डायरेक्टर होता है। यहाँ CEO MD और मैनेजर है ना बेटा, इनकी एब्सेंस में WTD आ जाता है KMP में। CEO या फिर MD या फिर मैनेजर और इनकी एब्सेंस में WTD आ जाता है, होल टाइम डायरेक्टर। और होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है, एक ऐसा डायरेक्टर जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ऑफिस में काम कर रहा है। फिर आता है सेक्शन 2 क्लॉज 53, मैनेजर कौन है, तो मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल। अच्छा, अब ये नहीं बोला मैनेजर मीन्स एन डायरेक्टर, मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल। जब MD पढ़ रहे थे तो MD में क्या लिखा था, MD मीन्स ए डायरेक्टर, और मैनेजर में क्या लिखा है,
मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाँ जी, जिसके पास सुपरिटेंडेंस पावर है, कंट्रोल करने की पावर है और डायरेक्शन देने की पावर है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो मैनेजर के पास कौन कौन सी पावर है? सुपरवाइज करने की, कंट्रोल करने की एंड डायरेक्शन देने की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। हैज़ द मैनेजमेंट ऑफ होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी। हाँ जी, अब आप देखो एमडी के पास भी क्या होता है? सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट होती है, पर जब कंपनी एमडी को अपॉइंट करती है तो होल सब्सटेंशियल पावर देती है। अगर कोई कंपनी किसी एमडी को अपॉइंट करती है, देखो यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट द होल और सब्सटेंशियल। हाँ जी, यहाँ पे बेटा कंप्लीट लिखा नहीं हुआ, लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर होता है होल और पार्ट ऑफ सब्सटेंशियल पावर। मतलब ध्यान से सुनिए बेटा ये वाला, मतलब जब कंपनी एमडी को अपॉइंट करती है तो कंपनी एमडी को होल सब्सटेंशियल पावर भी दे सकती है, पार्ट सब्सटेंशियल पावर मतलब। और सब्सटेंशियल पावर में आपने देखा बेटा सुपरिटेंडेंस कंट्रोल डायरेक्शन देने की पावर है इनके पास। अब अगर एक कंपनी ने एमडी को होल सब्सटेंशियल पावर दे दी, दैट मीन सारी की सारी सब्सटेंशियल पावर उस एक एमडी के पास है। और अगर कंपनी ने एक एमडी को पार्ट सब्सटेंशियल पावर दी और कंपनी ने एक दूसरा एमडी और अपॉइंट कर लिया जिसको पार्ट सब्सटेंशियल पावर और दे दी, क्या वो अलाउड है? आंसर इज यस। मतलब कंपनी चाहे तो पार्ट सब्सटेंशियल पावर एक एमडी को दे दे, पार्ट सब्सटेंशियल पावर दूसरे एमडी को दे दे। हाँ जी, बट जब बात आती है मैनेजर को, तो बेटा मैनेजर को कंपनी को होल और सब्सटेंशियली द होल अफेयर्स देने पड़ते हैं। और जब मैनेजर की बात आती है तो मैनेजर कंपनी एक ही अपॉइंट करती है, बिकॉज एक को ही सारी सब्सटेंशियल पावर देनी पड़ती है, क्योंकि होल और सब्सटेंशियली द होल अफेयर्स देने पड़ते हैं एक ही मैनेजर को। पर जब बात आती है एमडी की, तो एमडी बेटा क्या है, जरूरी नहीं आप एक ही एमडी को सारी होल सब्सटेंशियल पावर दे दो। आप एक एमडी को होल सब्सटेंशियल पावर भी दे सकते हो, पार्ट भी दे सकते हो। अगर आपने एक एमडी को पार्ट सब्सटेंशियल पावर दी, दैट मीन्स सिर्फ आप दूसरे एमडी को अपॉइंट करके पार्ट सब्सटेंशियल पावर भी दे सकते हो। बट अगर आपने मैनेजर अपॉइंट करा तो मैनेजर को होल सब्सटेंशियल पावर देनी पड़ती है। इसलिए कंपनी एक ही मैनेजर रखती है जब सारी सब्सटेंशियल पावर एक को देनी है, इसके अलावा दूसरा वो मैनेजर अपॉइंट नहीं करती। बट कंपनी एक से ज़्यादा एमडी जरूर अपॉइंट कर सकती है, बिकॉज एमडी के पास हो सकता है एक के पास सारी सब्सटेंशियल पावर ना हो, एक के पास पार्ट सब्सटेंशियल पावर है और दूसरे के पास फिर पार्ट सब्सटेंशियल पावर है। और सेम टाइम पर बेटा एमडी और मैनेजर कभी भी कंपनी अपॉइंट नहीं करती, बिकॉज दोनों के पास क्या है, सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है। कंपनी एमडी और मैनेजर दोनों में से किसी एक को अपॉइंट करती है, साइमल्टेनियसली दोनों को अपॉइंट नहीं करती। चलो जी, समझ आ गई बात? पक्का। अब आता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब बेटा आपके सिलेबस में ये डेफिनेशन का जो सेक्शन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके फाउंडेशन में। आपके फाउंडेशन में डायरेक्ट पूछ सकता है कि एमडी कहाँ डिफाइंड है, मैनेजर कहाँ डिफाइंड है, डब्ल्यूटीडी कहाँ डिफाइंड है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, हम पढ़ के जा रहे हैं डेफिनेशन डिटेल्ड में, और वहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है बताओ एमडी इज डिफाइंड अंडर डैश डैश डैश, किस सेक्शन में एमडी डिफाइंड है। तो फिर डैश 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 अपना नहीं करना, डैश 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 में फिलअप करना है सेक्शन 2 क्लॉज 54। याद होने चाहिए बेटा। ये एक पेपर लेना, एक पेपर पे ब्लैंक पेपर पे जितनी भी कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन लिखी पढ़ी है आपने, वो सारी डेफिनेशन लिखना पहले। प्राइवेट कंपनी उसके आगे सेक्शन 2 क्लॉज 68, पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71, ऐसे एक पेपर पे कंपनीज के नाम, टर्म्स के नाम और उसके सामने उसका सेक्शन। चलो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो सेक्शन 2 क्लॉज 18 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर ऑफ ए कंपनी हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सच बाय इट। ये डेफिनेशन कितनी प्यारी है। कह रहा है सीईओ वो होता है जिसको कंपनी ने डेजिग्नेट कर दिया सीईओ। तो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन? जिसको कंपनी ने डेजिग्नेट कर दिया एज सीईओ। तो जिसको भी कंपनी ने डेजिग्नेट कर दिया एज सीईओ वही सीईओ है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सेक्शन 2 क्लॉज 19 में डिफाइंड है। और क्या बोला? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ ए कंपनी। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन? वो पर्सन जिसको अपॉइंट करा गया एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एक ऐसा पर्सन जिसको कंपनी ने अपॉइंट करा एज सीएफओ, वही सीएफओ है। तो ये वाली डेफिनेशन सीईओ वाली और सीएफओ वाली कुछ जनरल डेफिनेशन दे दी कि सीईओ कौन है? जिसको आपने डेजिग्नेट कर दिया सीईओ, वो सीईओ है। आपने देखा कुछ कंपनी में टॉप जो मैनेजर लेवल का पर्सन होता है, ओनर होता है, उसको सीईओ बोलते हैं।
और कई जगह पर जो ओनर होता है उसको एमडी बोलते हैं, कई जगह पर ओनर को मैनेजर बोलते हैं, अलग अलग नाम रखने के तरीके हैं। और सीएफओ कौन होता है बेटा? सीएफओ वो जिसको आपने अपॉइंट कर दिया एज सीएफओ। और लास्ट बेटा आपकी बात हो रही है कंपनी सेक्रेटरी कौन? तो सेक्शन 2 क्लॉज 24 में दिखा है कंपनी सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी मीन्स है कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द आईसीएसआई एक्ट 1980। मतलब कंपनीज एक्ट ने सीएस की डेफिनेशन दी थी। कंपनीज एक्ट ने बोला सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ आईसीएसआई एक्ट में जो डेफिनेशन दी है सीएस की, वही सीएस है, और जिसको आपने अपॉइंट करा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सीएस के। और कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में क्या डेफिनेशन दे रखी है? वहां बोला गया पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ आईसीएसआई, ए पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, वो सीएस है। जैसे बच्चों आप लोग स्टूडेंट हो, आप सबके पास क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप जब लॉगिन करते हो रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करते हो। जो ऑलरेडी सीएस क्वालिफाइड हो चुके हैं उनके पास मेंबरशिप नंबर है, मेरे पास मेंबरशिप नंबर है। तो मैं मेंबर, आप स्टूडेंट। तो सीएस कौन? जो मेंबर है, ना कि जो स्टूडेंट है। ए पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ आईसीएसआई। अब मैं मेंबर हूं आईसीएसआई का, तो मैं क्या माना गया? सीएस माना गया। तो ये बेटा आपने पढ़ लिया, ये आपने कंप्लीट पढ़ लिया कौन कौन आता है, कौन कौन आता है केएमपी में, और उस सबकी डेफिनेशन पढ़ ली। पहले एमडी की, देन डब्ल्यूटीडी की, देन मैनेजर की, देन सीईओ की, देन सीएफओ की, देन कंपनी सेक्रेटरी की। अब आती बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, सेक्शन 203। पहले तो सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। बताओ अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी कहाँ डिफाइंड है? तो सेक्शन 203 अलॉन्ग विद रेड विद रूल नंबर 8। और सेक्शन 203 अकेला नहीं पढ़ा जाता, साथ में इसके रूल नंबर 8 पढ़ा जाता है। किसके? कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स 2014। और क्या बोला? मैंडेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। अब हम उन कंपनीज के लिए पढ़ रहे हैं जिनको कंपलसरली केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल अपॉइंट करना पड़ता है, एंड मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर ए लिस्टेड कंपनी। अंडरलाइन करिए बेटा, लिस्टेड कंपनी। दूसरा एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर। एक तो बेटा लिस्टेड कंपनी, दूसरी वो कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है। टू अपॉइंट द होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल, इन्हें क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? होल टाइम केएमपी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो होल टाइम केएमपी, होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल किसको अपॉइंट करना पड़ता है? एक तो लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है, दूसरा एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है बेटा, बट उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसको भी क्या अपॉइंट करना पड़ता है? होल टाइम केएमपी, होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल। तो होल टाइम केएमपी दो कंपनीज अपॉइंट करती है, एक तो लिस्टेड कंपनी, दूसरा वो वाली पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है। और कौन किसको अपॉइंट करते हैं बेटा? एमडी, सीईओ और मैनेजर, और इनकी एब्सेंस में कौन? होल टाइम डायरेक्टर। साथ में कौन? कंपनी सेक्रेटरी, एंड साथ में कौन? सीएफओ। ये बेटा केएमपी में आगे। अब एवरी होल टाइम केएमपी ऑफ ए कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय मींस ऑफ ए रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग द रेम्यूनरेशन। अब कह रहे हैं इनकी अपॉइंटमेंट क्या होगी? कह रहा है अपॉइंटमेंट होगी बाय पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए केएमपी की। एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एज चेयरपर्सन एज वेल एज एमडी और सीईओ ऑफ द कंपनी एट ए सेम टाइम। हाँ जी, एक पर्सन को मना करा गया है सेम टाइम पर चेयरपर्सन के लिए, सेम टाइम पर एमडी के लिए और सीईओ के लिए। एक पर्सन बेटा चेयरपर्सन, एमडी और सीईओ नहीं हो सकता अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज। हाँ जी, अगर आर्टिकल में लिखा है तो अलाउड है। और दूसरा कंपनी डज नॉट कैरी मल्टीपल बिजनेस। अगर कंपनी में मल्टीपल बिजनेस नहीं है तो अलाउड नहीं है। बट कुछ क्लास ऑफ कंपनी जो इंगेज है मल्टीपल बिजनेस में एंड विच हैज अपॉइंटेड वन और मोर सीईओ फॉर ईच बिजनेसेस एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द अबव। अब मान लीजिए एक कंपनी में मल्टीपल बिजनेस है बेटा, अलग अलग डिवीजन है, और उसने हर एक डिवीजन के लिए हर एक सेपरेट बेटा डिवीजन के लिए सेपरेट बिजनेस के लिए सीईओ अपॉइंट कर रखा है, कह रहा है वो अलाउड है। अगर मल्टीपल बिजनेस नहीं है, सिंगल बिजनेस है तो फिर एक ही अलाउड है। और अगर मल्टीपल बिजनेस है तो अलग अलग बिजनेस के लिए आप क्या कर सकते हो? अलग अलग सीईओ अपॉइंट कर सकते हो।
नेक्स्ट होल टाइम की मैनेजरल पर्सनल, जिसको भी आपने होल टाइम KMP बनाया, शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी, वो पर्सन एक से ज़्यादा कंपनी में होल टाइम KMP नहीं बन सकता, एक्सेप्ट इन इट सब्सिडरी कंपनी एट ए सेम टाइम। तो मान लीजिए मैं किसी कंपनी में होल टाइम KMP हूँ, की मैनेजरल पर्सनल हूँ, क्या मैं किसी और कंपनी में KMP बन सकता हूँ? आंसर इज नो। बट सेम टाइम पर मैं सब्सिडरी कंपनी में KMP बन सकता हूँ। मतलब जिस कंपनी में KMP बना, अगर उस कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, वहाँ पर अलाउड है KMP बनना। तो मतलब एक पर्सन सेम टाइम पर दो जगह KMP बन सकता है, एक तो होल्डिंग कंपनी में और एक सब्सिडरी कंपनी में। बट इन जनरल एक पर्सन एक ही जगह KMP बनेगा। हाउ एवर ही कैन होल्ड ऑफिस सच अदर डायरेक्टरशिप विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड। हाँ जी, अदर डायरेक्टरशिप अलाउड है। एक जगह आप KMP हो, बाकी जगह आप नॉर्मल डायरेक्टर बन रहे हो, KMP पोजीशन में नहीं जा रहे, वो अलाउड है। क्योंकि आपको क्या बोला, एक जगह KMP की पोजीशन होल्ड करनी है, बाकी जगह आप नॉर्मल ऑर्डिनरी डायरेक्टरशिप ले सकते हो आप। ए होल टाइम KMP holding office in more than one company at the same time shall within 6 months from the commencement chooses one company in which he wishes to continue to hold the office of KMP। अब मान लीजिए कोई पर्सन एज KMP होल्ड कर रहा है पोजीशन इस कंपनीज एक्ट के आने से पहले। कंपनीज एक्ट 2013 आया, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 में अगर कोई पर्सन ऑलरेडी होल्ड कर रहा है पोजीशन दो जगह KMP, तो कह रहा है उसको 6 महीने का टाइम दिया गया जिस दिन एक्ट कमेंस हुआ। कंपनीज एक्ट 2013 के कमेंसमेंट से 6 मंथ्स का टाइम दिया गया उस पर्सन को कि आप दोनों में से एक कंपनी चूज करो और एक कंपनी क्विट करो। बिकॉज अब जो अलाउड है मैक्सिमम होल टाइम KMP एक जगह ही KMP बन सकता है। अब जो अलाउड है एट प्रेजेंट कि एक पर्सन एक ही जगह KMP बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। और एक कंपनी में अपॉइंट और एम्प्लॉय ए पर्सन एज इट्स MD इफ ही इज MD और मैनेजर ऑफ वन एंड नॉट मोर देन वन other company, and such appointment or employment is made or approved by a resolution passed at a meeting of the board with the consent of all the directors present at the meeting, and of which meeting and of resolution be moved thereat specific notice has been given to all directors then in India। देखो ध्यान से सुनो, अगर मान लीजिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक पर्सन एक ही जगह क्या बन सकता है, होल टाइम की मैनेजरल पर्सनल बन सकता है, उसके अलावा दूसरी जगह नहीं बन सकता। इसकी एक्सेप्शन क्या पड़ी, एक पर्सन होल टाइम की मैनेजरल पर्सनल बन सकता है होल्डिंग कंपनी में भी, सब्सिडरी कंपनी में भी। अब ये बोल रहा है कि एक पर्सन ऑलरेडी MD है एक जगह पर, एक पर्सन को हमें MD बनाना है बट वो ऑलरेडी किसी दूसरी कंपनी में MD और मैनेजर है। एक कंपनी में वो ऑलरेडी MD या मैनेजर की पोजीशन होल्ड कर रहा है और उसे हमें MD बनाना है। तो कह रहा है अदर कंपनी देन सच अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट इज मेड एंड अप्रूव्ड बाय ए रेजोल्यूशन पास दैट ए मीटिंग ऑफ बोर्ड। कह रहे इसके लिए आप क्या करोगे, एक रेजोल्यूशन पास करोगे मीटिंग में विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग। ध्यान से सुनिए, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, मतलब अब आपको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, उसमें 100% डायरेक्टर कंसेंट चाहिए। 100% डायरेक्टर कंसेंट चाहिए, जिसे बोलते हैं यूनैनिमस रेजोल्यूशन। वैसे हमने होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए क्या करना था, वैसे हमने पढ़ा अगर होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो हम होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर देंगे। बट अगर आप ऐसे पर्सन को होल टाइम डायरेक्टर बना रहे हो जो ऑलरेडी किसी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है, MD KMP MD मैनेजर है, उसको आप MD अपॉइंट करना चाह रहे हो, तो अब आपकी कंपनी जब अपॉइंटमेंट करेगी तो नॉर्मल बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी, यूनैनिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी, 100% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसेंट लेकर अपॉइंटमेंट करेगी। और इफ द ऑफिस ऑफ एनी होल टाइम KMP इज वेकेटेड, और अगर मान लीजिए होल टाइम की मैनेजरल पर्सनल का ऑफिस वेकेट हो जाता है, मान लीजिए वहाँ कोई रेजिग्नेशन देकर चला गया KMP, या फिर KMP की डेथ हो गई, बेटा वैकेंसी आ गई, रिजल्टेड वैकेंसी शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड एट ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड। तो इस वैकेंसी को कौन फिल करेगा, इस वैकेंसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेंगे। कितने टाइम में, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द वैकेंसी, 6 महीने के अंदर वैकेंसी को फिल करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाँ जी बताइए, बात समझ आ गई, पक्का, कोई डाउट बच्चों? ये तो बेटा आपने सेक्शन 203 अलॉन्ग विद रूल नंबर 8 पढ़ा जो KMP की बात करता था। अब रूल नंबर 8 जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम CS की, बेटा ये रूल अमेंड हो चुका है, बट ICSI के मॉड्यूल में भी ये रूल पुराना ही चल रहा है। एज पर रूल 8A क्या बोला गया, एक कंपनी विच हैज ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीज और मोर
शैल हैव ए होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। आपने सुना होगा जिस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है उसको होल टाइम सीएस रखना पड़ता है, उसको सीएस अपॉइंट करना पड़ता है। इस लिमिट को बढ़ाकर बेटा पार्लियामेंट ने अमेंड करके रूल 8A को अमेंड करके इस लिमिट को 10 करोड़ तक ले गया बेटा वो। अब ये लिमिट कितनी है, 10 करोड़ की है, बट स्टिल अभी आपके मॉड्यूल में कहीं भी 10 करोड़ का बेटा डिस्कशन नहीं है। तो आपको बेटा ये 5 करोड़ की लिमिट ही याद रखना, एग्जाम में बेटा यही वाली आपसे एक्सपेक्ट करके चलेंगे पूछने के लिए। वैसे अब करंट में बेटा जो लिमिट हो चुकी है वो क्या हो चुकी है, 10 करोड़ हो चुकी है होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने के लिए। तो जिन कंपनी को सीएस अपॉइंट करना पड़ता है वो उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ मोर होनी चाहिए, उससे नीचे वाली पेड अप शेयर कैपिटल वाली कंपनी को सीएस अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो बेटा ये रूल नंबर 8 में हमने पढ़ लिया अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, और रूल नंबर 8A में पढ़ लिया अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। और दोनों ही रूल जो बेटा थे वो कौन से रूल थे, रूल नंबर 8 और रूल 8A किसका, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स 2014, ये रूल था बेटा। चलो जी, ये हमारा मैं बोलूँगा। अब अगर सच बताऊं बेटा, सच बताऊं तो मेरा जो एक्ट का पार्ट था ना, कंपनीज एक्ट पढ़ाने का जो मोटो था वो खत्म हो चुका है। मेरा जो कंपनीज एक्ट का पढ़ाने का मोटो था वो खत्म हो चुका है, आपका सिलेबस यही खत्म है। अब आ रहे हैं फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, सीएस के फंक्शन। और ये सीएस के फंक्शन अब दोबारा से एक और चैप्टर में पढ़ोगे, और दोबारा वो चैप्टर आएगा रोल ऑफ सीएस। हाँ जी, आपका जब लॉ का पोर्शन है, एक तो एनवायरनमेंट का पोर्शन है, एक लॉ का पोर्शन है, लॉ के पोर्शन में रोल ऑफ सीएस नाम का चैप्टर है। उस रोल ऑफ सीएस में दोबारा से आप ये सब पढ़ने वाले हो जो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो ये कंपनीज एक्ट के चैप्टर में भी दे रखे हैं फंक्शन सीएस के, और रोल ऑफ सीएस चैप्टर में भी फंक्शन दे रखे हैं सीएस के। जो आज बेटा मेरा जो कंसर्न था, मेन पार्ट जो कंपनीज एक्ट का बचा था वो केएमपी वाला पार्ट था। लास्ट क्लास में 9th क्लास में हमारा जो पार्ट हुआ था वो कौन सा था, बीओडी वाला पार्ट था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला पार्ट था। और आज 10th क्लास में बेटा जो हुआ हमारा पार्ट वो केएमपी का पार्ट हुआ है, की मैनेजरियल पर्सनल का पार्ट हुआ है। और अब बेटा मिसलेनियस टॉपिक में बोलूंगा इसे, फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी सीएस के। अब बेटा थ्योरी है, रीडिंग वाला पार्ट है, अब कोई एनालिसिस कुछ नहीं बचती। फंक्शंस ऑफ सीएस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 205 सेक्शन जो है कंपनीज एक्ट 2013 का क्या बोलता है, फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी शैल इंक्लूड, क्या फंक्शन है सीएस के, पहला टू रिपोर्ट टू बोर्ड अबाउट द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सीएस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है रिगार्डिंग द कंप्लायंसेस एंड रूल्स मेड देयर अंडर एंड अदर एप्लीकेबल लॉ टू कंपनी। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सीएस क्या करता है, बताता है सर कौन कौन से कंप्लायंस हमारे ऊपर लगते हैं, इस एक्ट में कौन कौन से गवर्निंग सेक्शन हमारे ऊपर एप्लीकेबल है जो हमें कंप्लाई करने पड़ेंगे। अच्छा, टू इंश्योर दैट कंपनी कंप्लाइज विद एप्लीकेबल सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। अब बेटा आईसीएसआई जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इन्होंने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बनाए हैं। अब ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड कंप्लाई करना किसकी जिम्मेवारी है, सीएस की। तो जब एक कंपनी जब सीएस अपॉइंट करती है तो सीएस का पहला काम क्या होता है, जितने भी लॉज हैं बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के ऊपर लगते हैं वो कंप्लाई करे, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड कंप्लाई करे, और इसके अलावा डिस्चार्ज करे वो ड्यूटी जो प्रिस्क्राइब्ड करी गई है। अगर बेटा वो कंप्लायंस नहीं करेगा जिस काम के लिए उसे अपॉइंट करा गया तो कंपनी के ऊपर हैवी पेनल्टीज आएंगी, लीगल प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाएंगी। तो कोई भी कंपनी का ओनर अगर सीएस को हायर कर रहा है, उसका पर्पस क्या हायर करने का, ताकि जो भी बेटा मैंडेटरी कंप्लायंसेस है लॉ के, जो कंप्लायंसेस दिए गए लॉ में, वो सारे कंप्लायंसेस सीएस कंप्लीट कर दे। तो पहला फंक्शन क्या था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा रिगार्डिंग द कंप्लायंसेस ऑफ द प्रोविजन जो कंपनीज एक्ट के हैं एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। और इसके अलावा कंपनी कंप्लाई कर रही है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के साथ, ये भी सीएस की जिम्मेवारी है। और डिस्चार्ज करना सच अदर ड्यूटीज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बेटा क्या है, ये वो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है जो आईसीएसआई ने बनाए हैं, आईसीएसआई एक्ट 1980 में, और अप्रूव करे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जैसे बच्चों आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाता है एनएफआरए के साथ मिलकर, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, सेक्शन 132 में कंपनीज एक्ट के दी गई है। तो आईसीएआई उनके साथ मिलकर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, और आईसीएसआई क्या बनाता है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बनाता है कंपनीज के लिए। अब आगे देखिए, अब आ रही है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी शैल ऑल्सो इंक्लूड।
अभी आपने ऊपर बेटा फंक्शन पढ़े थे ना, फंक्शन में तीसरा पॉइंट क्या था कि टू डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज एज में बी प्रिस्क्राइब, वो ड्यूटी भी डिस्चार्ज करे जो प्रिस्क्राइब्ड है। और नीचे देखो बेटा 8 ड्यूटीज है बेटा जो प्रिस्क्राइब्ड कर रखी है सीएस के लिए, और किसके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। पहली ड्यूटी, टू प्रोवाइड द डायरेक्टर्स कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली सच गाइडेंस एज दे में रिगार्ड विद रिगार्ड टू देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उनकी पावर बताना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उनके फंक्शन बताना, उनकी ड्यूटीज बताना, ये किसकी जिम्मेवारी है? ये सीएस की जिम्मेवारी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गाइड करना, भाई साहब आपकी ये पावर है। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं हम तो 4 फीचर करेंगे जी, ठीक है जी, अब 4 फीचर करेंगे, तो कंपनी का सेक्रेटरी बताएगा, कंपनी सेक्रेटरी बताएगा सर 4 फीचर की पावर आपके पास है या नहीं है। वो बोलते हैं हम कंपनी का नाम चेंज करेंगे, सीएस बताएगा सर ये पावर आपकी नहीं है, पावर तो शेयर होल्डर की है, नाम चेंज शेयर होल्डर कर सकते हैं कंपनी के, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। टू फैसिलिटेट द कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग एंड अटेंड बोर्ड एंड अदर कमिटीज एंड जनरल मीटिंग एंड मेंटेन द मिनट्स ऑफ दीज मीटिंग। अच्छा, प्रॉपर बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग करवाना, शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग्स करवाना, उस मीटिंग के मिनट्स तैयार करना जो प्रोसीडिंग हुई थी मीटिंग्स में, ये सब किसकी जिम्मेवारी है? सीएस की। टू ऑब्टेन अप्रूवल्स फ्रॉम द बोर्ड, बेटा अप्रूवल लेना बोर्ड से, जनरल मीटिंग से, गवर्नमेंट एंड सच अदर अथॉरिटी एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दैट। हाँ जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेना, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना, गवर्नमेंट अप्रूवल लेना, किसका काम है? सीएस का काम है। अच्छा, कंपनी के बिहाफ पर रिप्रेजेंट करना, एनसीएलटी के सामने जाना, लेबर लॉज के सामने जाना, कंज्यूमर कोर्ट में जाना, ये सब कंपनी को प्रेजेंट करना। कंपनी को प्रेजेंट कौन करेगा? सीएस प्रेजेंट करेगा। कंपनी का एमडी थोड़ी जाएगा, कंपनी का सीएस रिप्रेजेंट करेगा कंपनी को जाकर। इसके अलावा असिस्ट करना, हेल्प करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जो बोर्ड को बेटा क्या करना है? अफेयर्स को मैनेज करना, उस पर भी हेल्प करता है। इसके अलावा असिस्ट करता है, एडवाइस करता है बोर्ड को इन इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंप्लाइंग विद गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसके अलावा बोर्ड को एडवाइस करना है कैसे गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, कैसी एथिकल प्रैक्टिस हम कंपनी में अडॉप्ट करें ताकि क्या हो, इमेज अच्छी हो। टू डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटी एज में बी असाइंड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और हर वो ड्यूटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बेटा असाइंड करी है, सौंपी है सीएस को, वो भी करेगा वो। और सच अदर ड्यूटी एज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट एंड द रूल्स, और वो ड्यूटी बेटा जो एक्ट और रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है वो भी सीएस को परफॉर्म करनी पड़ेगी। हाँ जी, आगे देखिए सेक्शन 205 सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है? प्रोविजन जो आपने पढ़े हैं इन सेक्शन 204 एंड 205 शैल नॉट हैव अफेक्ट द ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, एमडी और होल टाइम डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। कह रहा है जो भी आपने बेटा सेक्शन 204 में पढ़ा है और 205 में पढ़ा है वो अफेक्ट नहीं करता किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, चेयरपर्सन की, एमडी की ड्यूटी और पावर को, ड्यूटी और फंक्शन को। तो जितना भी आप पढ़ते आ रहे हो बेटा उससे किसी भी एमडी, डायरेक्टर की, मैनेजर की ड्यूटी और फंक्शन अफेक्ट नहीं होते। और ये बेटा क्या दे दिए गए? पहले 3 फंक्शन बताए, उस 3 फंक्शन में ये बोला कि ड्यूटी भी डिस्चार्ज करेगा सीएस, और ड्यूटी कौन सी है? जो सीएस द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, 8 ड्यूटीज, ये हमने कंप्लीट कर ली। चलो जी, अब आता है बेटा कुछ कंपनीज को ना ई वोटिंग करवानी पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, जिसमें मेंबर लोगों को मीटिंग में आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, शेयर होल्डर लोगों को, वो घर बैठे बैठे अपना यूजर आईडी पासवर्ड से क्या कर सकते हैं? ई वोटिंग कर सकते हैं। तो उसमें सीएस का रोल क्या है ई वोटिंग में, ये हम पढ़ने वाले हैं। एज पर रूल नंबर 20, every company which has listed its equity share on recognized stock exchange and every company having not less than 1000 member shall provide its member facility to exercise the right to vote on resolution proposed to be considered at a general meeting by electronic means। 2 कंपनी की बात हो रही है, एक तो बेटा every company which has listed its equity share on recognized stock exchange, हर वो कंपनी जिसके बेटा इक्विटी शेयर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, और दूसरी बेटा वो कंपनी जिसके 1000 मेंबर है, नॉट लेस देन 1000 मेंबर है। इनको बेटा क्या करना पड़ता है? अपने मेंबर को वोट डालने के लिए ई वोटिंग फैसिलिटी देनी पड़ती है। तो एक तो लिस्टेड कंपनी जिसके क्या है? इक्विटी शेयर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर, एनएससी पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, और दूसरा एक ऐसी कंपनी जिसके नॉट लेस देन 1000 मेंबर है, मतलब मिनिमम 1000 मेंबर है।
इनके लिए क्या बोला, कंपलसरी है आपको वोटिंग फैसिलिटी देना अपने मेंबर को जनरल मीटिंग में। कौन सी वोटिंग फैसिलिटी देना, वोटिंग फैसिलिटी देना, ई वोटिंग बेटा, ई वोटिंग फैसिलिटी देना। एक सेकेंड बच्चों, हाँ जी, इनको कंपलसरी है क्या देना, ई वोटिंग फैसिलिटी देना। अब ड्यूरिंग द ई वोटिंग पीरियड शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर आइदर इन फिजिकल फॉर्म और इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म एज ऑन रिकॉर्ड डेट मे कास्ट देयर वोट इलेक्ट्रॉनिकली। अब चाहे किसी पर्सन के पास फिजिकल शेयर है चाहे डीमेट में शेयर है, उसका राइट है, वो चाहे तो वोट इलेक्ट्रॉनिकली डाल सकता है, नहीं तो मीटिंग में जब होगी तो मीटिंग में आकर वोट डाल दे फिजिकली। वंस द वोट ऑन ए रेजोल्यूशन इज कास्ट बाय शेयर होल्डर, एक बार शेयर होल्डर ने वोट डाल दिया, ही शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज इट सब्सिक्वेंटली, फिर बाद में वो चेंज नहीं कर सकता। हम लोकसभा लोकसभा के विधानसभा के इलेक्शन होते हैं ना बेटा, हर 5 साल पे, वहाँ पर ईवीएम मशीन होती है, एक बार आपने प्रेस कर दिया ईवीएम मशीन में जिस भी पार्टी के नाम पर वोट, फिर आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर भी बेटा वैसे ही है, एक बार आपने वोट कास्ट कर दिया है तो फेवर में या अगेंस्ट में, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ई वोटिंग में बेटा एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करना पड़ता है, और स्क्रूटनाइजर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो सकता है, और सीएस इन प्रैक्टिस हो सकता है, और एडवोकेट हो सकता है। बट ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हो, एंड इज ए पर्सन ऑफ रेप्यूट, और एक रेप्यूटेड पर्सन होना चाहिए। इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड कैन स्क्रूटनाइज द ई वोटिंग प्रोसेस, एक ऐसा बंदा जो ई वोटिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता हो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में। स्क्रूटनाइजर का काम क्या होता है, जितने भी वोट है बेटा उन वोटों की गिनती करना, कितने फेवर में आए कितने अगेंस्ट आए सब चेक करना, और फाइनल बेटा स्क्रूटनाइजर वोटिंग काउंट करके वोटिंग की रिपोर्ट तैयार कर देता है चेयरमैन को, और चेयरमैन साहब फिर वोटिंग का रिजल्ट डिसाइड कर देते हैं कि रेजोल्यूशन जो हमने रखा था शेयर होल्डर के सामने, और जो शेयर होल्डर ने ई वोटिंग करी है वो रेजोल्यूशन पास हुआ या फेल हुआ। इसके अलावा स्क्रूटनाइजर को मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर एक मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली टू रिकॉर्ड द असेंट और डिसेंट रिसीव्ड एंड अदर डिटेल एज प्रोवाइडेड अंडर द रूल्स। स्क्रूटनाइजर डिटेल्स मेंटेन करता है बेटा, किसने फेवर में वोट डाला था, किसने अगेंस्ट में वोट डाला था। एंड द मैनर इन विच चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल गेट द पोल प्रोसेस स्क्रूटनाइज एंड रिपोर्ट देयरऑन इज प्रोवाइडेड अंडर द रूल्स। हाँ जी, किस तरह से रिपोर्ट बनाई जाएगी, किस तरह से चेयरपर्सन को रिपोर्ट दी जाएगी, ये सारा कहाँ लिखा हुआ है, इस रूल में लिखा हुआ है, रूल नंबर 20 में, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस आप इतना याद रखिएगा, ई वोटिंग फैसिलिटी किसको देनी पड़ती है, एक तो वो कंपनी जिसके लिस्टेड जो लिस्टेड कंपनी जिसकी इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, ई वोटिंग फैसिलिटी उन्हें देनी पड़ती है। दूसरा वो कंपनी जिसके नोट लेस देन 1000 मेंबर होते हैं, उसे ई वोटिंग फैसिलिटी देनी पड़ती है। और उस ई वोटिंग फैसिलिटी में एक वन स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करा जाता है, वो स्क्रूटनाइजर सीए इन प्रैक्टिस भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस भी हो सकता है, और सीएस इन प्रैक्टिस भी हो सकता है। जनरली आप देखोगे सीएस इन प्रैक्टिस को स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करा जाता है लिस्टेड कंपनी द्वारा। अच्छा, कौन कौन सी अथॉरिटीज है कंपनीज एक्ट में, एक तो आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बेटा, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर है, एक रीजनल डायरेक्टर है, एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, और एक नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है। अपीलेट मतलब जो एनसीएलटी से बेटा खुश नहीं होता ऑर्डर से, वो एनसीएलटी में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट अथॉरिटी, इसमें अपील कर देता है बेटा। ये 5 अथॉरिटी के बारे में हमने हल्का हल्का बेटा पढ़ा हुआ है। अब आता है रोल ऑफ सीएस, ये लास्ट टॉपिक है बेटा आपके चैप्टर का, और रोल ऑफ सीएस, ये रोल ऑफ सीएस बेटा कंप्लीट दे रखा है। ठीक है जी, रोल ऑफ सीएस देखते हैं। जनरली स्पीकिंग द रोल ऑफ सीएस इज 3 फोल्ड। अगर हम सीएस के रोल की बात करें, 3 तरह के रोल है। पहला स्टैट्यूटरी ऑफिसर एंड केएमपी। हाँ जी, एक तो सीएस क्या रोल प्ले करता है, स्टैट्यूटरी ऑफिसर, और एक केएमपी का रोल प्ले करता है सीएस, क्योंकि सीएस का नाम केएमपी में भी आ रहा था ना, की मैनेजरल पर्सनल में भी आ रहा था। दूसरा सीएस कौन सा रोल प्ले करता है, कोऑर्डिनेटर वाला रोल भी प्ले करता है। और तीसरा सीएस एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी रोल प्ले करता है। सिमिलरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएस एक्सटेंड नॉट ओनली टू कंपनी, और सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंपनी के टूवर्ड्स नहीं होती, बट ऑल्सो टू शेयर होल्डर, डिपॉजिटर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, कंज्यूमर, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सबके है, शेयर होल्डर के प्रति भी है, अच्छा डिपॉजिटर के प्रति भी है, क्रेडिटर के प्रति भी है, सबके प्रति है। दस ए सीएस प्लेज ए वाइटल रोल इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर हम सीएस का रोल की बात करें कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में, वाइटल मेन रोल है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। एंड हिज रोल कैन बी कन्वीनियंटली
बी स्टडीड अंडर द थ्री डिफरेंट एंगल्स। और जो सीएस का रोल है बेटा 3 एंगल से समझा जा सकता है। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन सीएस फाउंडेशन में ये वाला है कि रोल ऑफ सीएस कौन कौन से है। पहला स्टैट्यूटरी, या तो पूछ लेगा कौन सा रोल नहीं है सीएस का 4 ऑप्शन में से, या बोल देगा कौन सा सीएस का रोल होता है। तो पहला बेटा स्टैट्यूटरी ऑफिसर और केएमपी, दूसरा कोऑर्डिनेटर, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटर। और अगर फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हो तो फिर आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी, पहला ऑप्शन, पहला फंक्शन, पहला क्या है इसका रोल, सीएस रोल प्ले करता है स्टैट्यूटरी ऑफिसर का और केएमपी का। हम पढ़ चुके हैं बेटा, सीएस का नाम रूल नंबर 8 में किसके लिए आ रहा था, केएमपी में भी आ रहा था। और केएमपी किसको अपॉइंट करना पड़ता है, लिस्टेड कंपनी को, और एक ऐसी पब्लिक कंपनी को जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, उनको क्या रखना पड़ता है, होल टाइम केएमपी रखना पड़ता है। और उसमें किसका नाम आ रहा है, सीएस का भी नाम आ रहा है। और रूल नंबर 8A में सीएस को रखना पड़ता है उन कंपनी को जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या ज़्यादा है, और ये कितनी हो चुकी है, 10 करोड़ हो चुकी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो सीएस को बेटा अपॉइंट करना कंपलसरी है। जो कब, अगर आप उसे केएमपी अपॉइंट कर रहे हो तो रूल नंबर 8 में अगर कंपनी फॉल कर रही है तो अपॉइंट करेगी, और अगर आप उसे एज सीएस अपॉइंट कर रहे हो तो कंपनी रूल नंबर 8A में फॉल करनी चाहिए। अगर सीएस को, कंपनी सेक्रेटरी को एज केएमपी अपॉइंट कर रहे हो तो कंपनी कहां फॉल करनी चाहिए, रूल 8 में। और अगर आप सीएस को एज कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे हो, कंपनी कहां फॉल करनी चाहिए, रूल 8A में फॉल करनी चाहिए। दोनों प्रोविजन हम पढ़ चुके हैं बेटा। हाँ जी, दूसरा रोल सीएस का क्या है, कोऑर्डिनेटर का रोल है बेटा। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, आरओसी के साथ, गवर्नमेंट के साथ, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ, अच्छा शेयर होल्डर के साथ, सबके साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। सो कंपनी सेक्रेटरी एज ए कोऑर्डिनेटर हैज ए इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी बिजनेस। हाँ जी, बीइंग ए कोऑर्डिनेटर, इसका बेटा एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, कंपनी के बिजनेस अफेयर्स के लिए कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करता है ये। एंड इट इज फॉर सेक्रेटरी टू इंश्योर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी लेड आउट बाय द बोर्ड। ये सीएस की जिम्मेवारी है कि बेटा जो भी कंपनी ने इंप्लीमेंट करी है मैनेजमेंट पॉलिसी, वो मैनेजमेंट पॉलिसी क्या हो, इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो रही हो, किसकी जिम्मेवारी है, सीएस की। एंड पोजीशन दैट सीएस ऑक्यूपाइज इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बाय द कंपनी मेक्स हिज फंक्शन एज वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर एंड लिंक बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड अदर लेवल। कंपनी का टॉप मैनेजमेंट का दूसरे लेवल के साथ, हाँ जी, टॉप मैनेजमेंट है और लोअर मैनेजमेंट, उसके बीच में जो लिंक है, कोऑर्डिनेटर है, वो सीएस है। डायरेक्ट आप टॉप मैनेजमेंट से आप डील नहीं कर सकते। एक छोटा आदमी बोले मुझे डायरेक्ट एमडी से मिलना, क्या पॉसिबल है क्या, ये नहीं पॉसिबल। तो लिंक है बेटा बीच में, सीएस क्या, टॉप मैनेजमेंट और अदर लेवल के बीच में लिंक बना हुआ है। ही इज नॉट ओनली द कम्युनिकेटिंग चैनल बिटवीन द बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव्स बट ऑल्सो कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ अदर एग्जीक्यूटिव, एग्जाम्पल जैसे बोर्ड। एन एम्बिट ऑफ हिज रोल एज ए कोऑर्डिनेटर ऑल्सो एक्सटेंड बियॉन्ड द कंपनी एंड ही इज द लिंक बिटवीन द कंपनी एंड शेयर होल्डर, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। और लिंक है बेटा कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में, कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में, और कंपनी और डिपार्टमेंट के बीच में लिंक है, कड़ी है बीच में सीएस, कि डायरेक्ट कंपनी से डील नहीं होगा, कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा सीएस, चाहे वो डिपार्टमेंट की बात हो चाहे गवर्नमेंट की बात हो। सो सीएस का रोल है एज कोऑर्डिनेटर हैज 2 एस्पेक्ट, नेमली इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंपनी के, आप शेयर होल्डर से डील करना कंपनी के बिहाफ पर, ये इंटरनल हो गया। अच्छा, आरओसी के साथ डील करना, गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ डील करना, ये क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया। अब देखो बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द अदर फंक्शनरीज, अगर हम बात करें क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव सीन दैट सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वीनिंग द बोर्ड डिसीजन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी पॉलिसी टू द पर्सन इन चार्ज ऑफ सच फंक्शन। He is in addition to responsible to ensure that returns and report received from various operational executive are submitted in time, complete in all respect and do not conflict with the corporate objectives। अच्छा, टाइमली जिनसे भी रिपोर्ट रिसीव करनी है, जिनसे भी रिपोर्ट आनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जाननी चाहिए, ये टाइमली रिसीव हो जाए, किसकी जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी सीएस की। अदर डिपार्टमेंट में जो लोग हैं जिनकी जिम्मेवारी है टाइमली स्टेटमेंट देना, रिपोर्ट फाइल करना, बीओडी को फाइल हो जाए वो। अच्छा, इवन वेयर डिफरेंट पर्सन आर इन चार्ज ऑफ अदर फंक्शन, एग्जाम्पल सेल, पर्सनल एक्सेट्रा, इट इज यूजली द सेक्रेटरी हु नॉर्मली कम्युनिकेट विद द आउटसाइड एजेंसीज। आउटसाइड एजेंसी के साथ भी डील सीएस करता है, पर्टिकुलरली विद द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट बॉडीज। हाँ जी, जो गवर्नमेंट बॉडीज और सेमी गवर्नमेंट बॉडीज है,
to ensure that information given on various agency do not conflict with each other and are in accordance with statutory requirement and corporate objective of the organization. जो भी लॉ के अकॉर्डिंगली कंप्लायंस है, जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट है, वो आरओसी के साथ डील करना, आरओसी के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, ये सारे काम सीएस के हैं। इसके अलावा सीएस का काम ट्रेड यूनियन के साथ भी बेटा। ट्रेड यूनियन मतलब जहां पर सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिज असिस्टेंस फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन। कंपनी और बेटा जो इंडस्ट्री में जो काम कर रही है, यूनियन काम कर रही है, जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनके बीच में रिलेशन अच्छे रहे। ही मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द ट्रेड यूनियन ऑफिशियल्स। वर्कर्स के लिए ट्रेड यूनियन बनाई जाती है, जो ट्रेड यूनियन उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। उस ट्रेड यूनियन ऑफिशियल्स के साथ रिलेशन मेंटेन करना सीएस का काम है, वेदर दे बिलोंग टू रिकॉग्नाइज यूनियन और नॉट। ही मस्ट इंश्योर दैट प्रॉपर नोट्स आर केप्ट फॉर डिस्कशन एंड नेगोशिएशन एंड ऑल डिसीजन अराइव्ड एट ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। कभी भी ऑन टेबल नेगोशिएशन करा जाए ट्रेड यूनियन के साथ सीएस का, तो बेटा प्रॉपर वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ रेडी हो, प्रॉपर नोट्स के साथ रेडी हो कि वर्कर्स की कुछ डिमांड है वो पूरी करवानी है, उसके लिए भी सीएस डील करेगा। अच्छा, कोई बेटा डिस्प्यूट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लगता है, ईपीएफ एक्ट लगता है, बोनस एक्ट लगता है, ग्रेचुटी एक्ट लगता है, वेजेस एक्ट लगता है, इन सब में पेमेंट होती है वर्कर की, प्रोविडेंट फंड पेमेंट होती है वर्कर की, ग्रेचुटी पेमेंट होती है, बोनस पेमेंट होती है। ये सब कंप्लाई भी करना किसकी जिम्मेवारी है कि टाइमली बेटा पेमेंट रिसीव हो जाए वर्कर्स को, ये भी जिम्मेवारी किसकी है? सीएस की है। हाँ जी, इसके अलावा शेयर होल्डर के साथ डील करना। शेयर होल्डर के साथ कैसे डील करना? शेयर होल्डर बेटा टाइम टू टाइम क्या करता है, कंपनी बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करती है। अब क्या करते हैं शेयर होल्डर लोग, इन रजिस्टर को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कंपनी के सीएस के पास आकर इंस्पेक्शन डिमांड करते हैं। ये सीएस ही है जो उन शेयर होल्डर के साथ रिलेशन मेंटेन करेगा, और जब जब वो इंस्पेक्शन डिमांड कर रहे हैं उनको उन डॉक्यूमेंटेशन की, रजिस्टर की इंस्पेक्शन अलाउड करेगा। और ये रजिस्टर कौन से बेटा? जो स्टैट्यूटरी लॉ में बोले गए रजिस्टर हैं, जो भी बुक्स एंड रजिस्टर बोले गए हैं, जो शेयर होल्डर डिमांड कर रहा है, ठीक है जी, जो शेयर होल्डर डिमांड कर रहा है कि मुझे कॉपी चाहिए, इंस्पेक्शन करवा दो, और अगर वो कॉपी मांग रहा है तो बेटा उसको फीस देनी पड़ती है। इंस्पेक्शन कर रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्शन करवा देंगे। कौन से टाइम पर इंस्पेक्शन करवाएंगे, ये सब काम किसका है? सीएस का। तो सीएस का एक और रोल कौन सा है? शेयर होल्डर के साथ रिलेशन मेंटेन करना। सीएस का एक रोल बेटा और कौन सा हो गया? शेयर होल्डर के साथ रिलेशन मेंटेन करना, कि शेयर होल्डर कभी भी रिटर्न्स है, कभी भी रजिस्टर की इंस्पेक्शन करना चाहे तो वो कर पाए। इसके अलावा सीएस का बेटा एक और रोल है गवर्नमेंट के साथ रिलेशन मेंटेन करना। अच्छा, एक बात बताओ, गवर्नमेंट के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करना? जितनी भी इंफॉर्मेशन कॉरेस्पॉन्डेंस है गवर्नमेंट आर नॉर्मली कोऑर्डिनेटेड और रूटेड थ्रू सेक्रेटरी टू इंश्योर यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग। टाइमली बेटा गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग नहीं होती। अगर हम बात करें आरओसी की, तो कंपनी का डायरेक्टर जब अपॉइंट होता है तो आरओसी को इंटीमेट करा जाता है, केएमपी अपॉइंट होता है आरओसी को इंटीमेट करा जाता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी में कोई रिपोर्टिंग देनी है, रिटर्न्स फाइल करनी है, ये सब भी किसकी जिम्मेवारी है? तो जितने भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन कौन करता है? सीएस। कंपनी का मालिक जो एमडी है वो थोड़ी कोऑर्डिनेट मेंटेन करेगा डायरेक्ट गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ, उसको तो पता भी नहीं कौन कंसर्न्ड पर्सन है गवर्नमेंट अथॉरिटी में। तो ये तो सीएस ही वो पर्सन है जो क्या करेगा, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेगा कि भाई कब कब कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कंप्लाई करनी है लॉ में। अच्छा, कम्युनिटी बेटा, हाँ जी, ये सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की कम्युनिटी, जो भी बिजनेस हो रहा है कंपनी का, वो कम्युनिटी को हार्म ना करे। लाइक इन्वायरमेंटल लॉज है बेटा बहुत सारे, वाटर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, नॉइज पोल्यूशन एक्ट, वो बेटा ध्यान में रखकर बिजनेस किया जाए। कभी भी जो पॉल्यूशन लेवल है वो एक्सटेंड ना हो बेटा, उस लिमिट से ऊपर ना जाए जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे हैं। अगर टाइम टू टाइम बेटा कोई अगर बंदा क्या करने आ रहा है, इंस्पेक्शन करने आ रहा है, ठीक है जी ऑफिसर, तो उसको इंस्पेक्शन अलाउड की जाए। कम्युनिटी के लिए सेफ इन्वायरमेंट हो, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए सेफ इन्वायरमेंट हो, ये भी जिम्मेवारी है। जो स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं सरकार ने, वो स्टैंडर्ड क्या हो, पूरे मेट हो रहे हो। ये बेटा सारा क्या था, कोऑर्डिनेटर वाला रोल था इसका, अलग अलग पर्सन के साथ कोऑर्डिनेट करना। तो पहला सीएस का रोल क्या था? पहला सीएस का रोल था एज स्टैट्यूटरी ऑफिसर और केएमपी, हमने पढ़ लिया। दूसरा सीएस का रोल क्या था? एज कोऑर्डिनेटर, हमने ये भी पढ़ लिया। और तीसरा रोल क्या है सीएस का? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तीसरा रोल सीएस का क्या है? एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रोल प्ले करता है ये। द प्रिंसिपल ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी एज एडमिनिस्ट्रेटर टू इंश्योर दैट एक्टिविटी ऑफ द कंपनी आर इन कंफर्मिटी विद द कंपनी पॉलिसी। हाँ जी, जो कंपनी काम कर रही है वो कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हो, जो ऑब्जेक्ट सेट कर रखा है बीओडी ने, एमडी ने,
उसके अकॉर्डिंगली हो। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी भी किसकी है? सीएस की है। हिज रोल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, द सेक्रेटरी प्रोवाइड्स फॉर ए वेरी फाउंडेशन ऑन विच द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर इज कंस्ट्रक्टेड। और बेटा ये ले फाउंडेशन है, बेसिक फाउंडेशन है जिसके ऊपर कंपनी टिकी हुई है। एंड रोल ऑफ सीएस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइजेशनल, फाइनेंशियल ऑफिसर एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेटा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर का भी रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी सीएस का रोल है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी सीएस का रोल है। अगर हम बात करें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सीएस का रोल है। अगर हम बात करें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सीएस का रोल है। कंपनीज प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्ट्रेट करना, ये भी रोल है। अच्छा, कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ये भी सीएस का रोल है। और कंपनी की पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या करना? मेंटेन करना, ये भी सीएस का क्या है? एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्या ये जिम्मेवारी है। चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पहला इसका फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी होती है। सिंस द सेक्रेटरी हैज द अपॉर्चुनिटी टू लुकिंग फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विद सम अमाउंट ऑफ डिटैचमेंट, ही हैज द स्कोप टू एडवाइज द टॉप मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन द नीड टू डेवलप ए गुड स्ट्रक्चर। टाइमली बेटा एडवाइस करना, गाइड करना बोर्ड को, ताकि अच्छा स्ट्रक्चर बनाया जा सके ऑर्गेनाइजेशन में। एंड सेक्रेटरी कलेक्ट्स, इंटरप्रेटेड एंड assimilates information relating to all aspects of the business and to aid and assist the board in carrying out its function। बोर्ड को बेटा उसके फंक्शन बताना टाइमली कि सर अब आपको क्या करना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंगली क्या लिखा है, ये सब किसकी जिम्मेवारी है? तो सीएस क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब बोर्ड को हेल्प कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको असिस्ट कर रहा है। एंड देयरफॉर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फंक्शनल एग्जीक्यूटिव्स। और बेटा इसके अलावा सीएस को यह भी पता होता है क्या क्या हमारे बोर्ड की वीकनेस है, क्या क्या हमारे बोर्ड की स्ट्रेंथ है। इसके अलावा सीएस बेटा एज एडमिनिस्ट्रेटर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क भी संभालता है। सिंस वेरियस मंथली पीरियोडिकली ऑपरेटिंग रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर आउटेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ द बोर्ड थ्रू सेक्रेटरी, ही शुड एनालिटिकली स्टडी दीज एनैक्टमेंट्स। सो दस सेक्रेटरी टू बोर्ड, कंपनी सेक्रेटरी हैज इन कंसल्टेशन विद द सीएफओ to advise suitable and proper system of accounting procedure, internal control, internal audit with a view to safeguard the company's fund। हाँ जी, प्रॉपर बेटा रिपोर्ट तैयार करना, प्रॉपर रिपोर्टिंग तैयार करना, ताकि कंपनी का जो फंड है वो प्रॉपर सेफ रहे। एंड सीएस शुड हैव ए गुड नॉलेज ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड प्रोसीजर, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना। ऑल दो अकाउंटेंट है बट बजट वगैरह बनाना, कितनी कॉस्ट में काम करना है नहीं करना। एंड अकाउंट्स एंड अदर रिलेटेड मैटर्स, वैसे कंपनी ने एक अकाउंटेंट हायर कर रखा होगा बेटा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बट थोड़ा बहुत काम सीएस का भी है। ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी प्रोफिशिएंट इन डीलिंग विद द मैटर कनेक्टेड विद टैक्सेशन। इसके अलावा कह रहा है कि आप एक्सपर्ट होने चाहिए थोड़े बहुत, किसमें? टैक्सेशन में भी। इसके अलावा सीएस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम देखता है। अच्छा, कंपनी के प्रॉपर डिपार्टमेंट में प्रॉपर स्टाफ हो, ठीक है, आपस में सबके बीच में कोऑर्डिनेशन हो और सबको सुपरवाइज करना, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जो सीएस करेगा। अच्छा, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कह रहा है? रिक्रूटमेंट करवाना, ट्रेनिंग करवाना स्टाफ की, पेमेंट, प्रमोशन एंड रिटायरमेंट, डिस्चार्ज एंड डिसमिसल ऑफ स्टाफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, एट डिफिकल्ट टास्क टू एडमिनिस्टर। और ये इंपॉर्टेंट भी और डिफिकल्ट टास्क भी है। तो ओवरऑल देख रहे हो बेटा, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में सीएस के हाथ में आ रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन हो। इसके अलावा कंपनीज की प्रॉपर्टी, हाँ जी, जितनी भी कंपनी की प्रॉपर्टी है उसको क्या करना? सेफगार्ड करना, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, किसके? सीएस के। अच्छा, प्रॉपर बेटा रिकॉर्ड मेंटेन करना, प्रॉपर बेटा जो भी टाइम लिमिट दी गई रजिस्टर मेंटेन करने की, मिनट्स मेंटेन करने की, डिविडेंड जो पे करने की, रिटर्न्स फाइल करने की, ये प्रॉपर कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स को फाइल करना, टाइमली मेंटेन करना, ये भी किसकी जिम्मेवारी है? सीएस की। ये भी सीएस के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में आता है। इसके अलावा पर्सनल एंड प्रॉपर्टी, और इसके अलावा बेटा द सेक्रेटरी टू इंश्योर एडिक्वेट सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल बेस्ड ऑन टेक्निकल एडवाइस आर अवेलेबल इन फैक्ट्री एंड ऑफिसेस। पर्सनल लेवल पर बेटा एडवाइस करे। ही ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइजिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम टू सेफगार्ड द वैल्यूबल कंपनी रिकॉर्ड्स, कैसे कंपनी के वैल्यूबल रिकॉर्ड्स को सेफगार्ड करा जा सकता है। ऑन इंफॉर्मेशन अगेंस्ट लॉस, थेफ्ट, फायर एक्सेट्रा, हाँ जी, ताकि कंपनी में कोई प्लांट में कोई बेटा नुकसान ना हो, आग ना लगे, चोरी ना हो बेटा, इन सब के लिए पर्सनल लेवल पर जाकर असिस्ट कर सकता है।
कैसे कंपनी की प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड करवाना है, प्रॉपरली इंश्योरेंस करवा दिया जाए, एक प्रॉपर कंपनी की एसेट के लिए इंश्योरेंस करवा दे, फायर इंश्योरेंस करवा दो जो स्टॉक है बेटा इसके लिए। और इसके लिए गुड नॉलेज ऑफ इंश्योरेंस लॉ एंड प्रैक्टिस ज़रूरी है। जब बेटा आप इंश्योरेंस करवाओगे कंपनी के स्टॉक के लिए तो आपको फिर क्या चाहिए, इसके लिए प्रॉपर इंश्योरेंस लॉज की भी क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो ये बेटा हमारा कंप्लीट हो गया कंपनीज एक्ट का चैप्टर। ये कंपनीज एक्ट का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है और ये आप दोबारा से पढ़ोगे रोल ऑफ सीएस के चैप्टर में। यहाँ भी पढ़ा है हमने, रोल ऑफ सीएस के चैप्टर में भी आता है। कितने रोल होते हैं सीएस के? पहला एज स्टैट्यूटरी ऑफिसर, सीएस पहला रोल कौन सा प्ले करता है? एज स्टैट्यूटरी ऑफिसर और केएमपी। दूसरा एज कोऑर्डिनेटर और तीसरा एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। और एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में देखा फाइनेंशियल डीलिंग भी करता है, ठीक है जी, पर्सनल प्रॉपर्टी को भी मैनेज करता है, एडवाइस भी करता है। तो सब देखा आपने बेटा ये। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है बेटा चैप्टर नंबर, ये हमारा कंपनीज एक्ट जो था, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सीएस फाउंडेशन का कंप्लीट हो गया। ये सीएस फाउंडेशन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमारा कंपनीज एक्ट का चैप्टर कंप्लीट हो गया। और टोटल 10 क्लासेस हमें पूरी लगी है, 9 क्लासेस यूट्यूब पर अपलोडेड है बेटा, ठीक है। ये 10वीं क्लास है हमारी और 10वीं क्लास में हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। आई होप बेटा जो भी बच्चा देख रहा है क्लासेस को बेटा शुरू से सीक्वेंस में देखे, बहुत डिटेल्ड में 1 बाय 1 जाकर हमने चीज़ें पढ़ी हैं, 1 बाय 1 एक ही कंसेप्ट को समझा है, डिटेल्ड में हर चीज़ को एनालिसिस करा है हमने। तो कोई भी पढ़े बेटा, लॉ पढ़ने का तरीका एक ही होता है। ये तो लास्ट में मैंने थ्योरी थी तो मैंने ऊपर ऊपर से रीड करा, बट कभी भी आपने गौर कराओ जब लॉ वाला पार्ट आ रहा था, जब प्रोविजन वाले पार्ट आ रहे थे, मैं बेटा अपने पेन को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इंटरप्रेटेट कर रहा था। लॉ पढ़ने का तरीका ही यही है कि आप वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आप इंटरप्रेटेट करें और खुद इंटरप्रिटेशन सीखें। आज आप पढ़ रहे हैं, कल को फ्यूचर में लॉ चेंज हो गया, खुद पढ़ना पड़ेगा जब आप सीएस बन जाओगे। सो मेक श्योर कि आपकी इंटरप्रिटेशन भी इतनी स्ट्रांग हो कि आप खुद भी उसको अंडरस्टैंड कर पाए, रीड कर पाए, पढ़ पाए। सो हमेशा अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल्स को बढ़ाया जाए, ना कि ऊपर से पैराग्राफ को रीड करके छोड़ दिया जाए। लॉ हमेशा वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ा जाता है। अच्छा, जो ये थ्योरेटिकल पार्ट था ये हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। तो ये हमारा चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट हो बेटा इन चैप्टर से रिलेटेड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं डाउट से रिलेटेड। नोट्स बेटा मैंने हमें सारी क्लासेस के अपलोड कर दिए, लास्ट क्लास के बेटा नोट्स हैं, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्या करूँगा, लिंक डाल दूंगा। आज जो मैंने पढ़ा है इसके नोट्स कंप्लीट फाइल बना दूंगा बेटा, आज नहीं, जब से मैंने कंपनीज एक्ट का चैप्टर शुरू करा और आज खत्म जब करा 10 क्लासेस का कंप्लीट बेटा नोट्स एक ही फाइल में मैं क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थ्रू लिंक। तो आप लिंक पे क्लिक करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ जी, और बताइए सब मौज बाहर। लॉकडाउन का बेटा फ़ायदा उठाएं, और अब धीरे धीरे लॉकडाउन ओपन हो रहा है जैसे इंडिया में, बट अननेसेसरी, फिर भी ये कहूँगा अननेसेसरी बेटा बाहर ना जाए। बीइंग ए स्टूडेंट आपका कोई काम नहीं है बाहर जाने का, ठीक है जी, आपकी कोई जॉब नहीं है कि आपको कंपलसरी है जाना ही पड़े, आपका कोई ऑफिस नहीं है, आपकी कोई शॉप नहीं है कंपलसरी आपको जाना पड़े। बीइंग ए स्टूडेंट आपका बस इतना सा काम है, एग्जामिनेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो जब एग्ज़ाम की डेट आएगी बेटा वो जुलाई में, तब जाना आप, अभी तो बहुत टाइम है। घर रहें बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहिए। और 10 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, पूरा चैप्टर बेटा पढ़ लीजिए, शेयर करिए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए इस चैप्टर की और नॉलेज मिल पाए। और फिर हम फिर कभी नेक्स्ट चैप्टर के साथ यूट्यूब पर नई सीरीज़ बेटा लेकर आऊँगा। कंपनीज एक्ट की ये सीरीज़ हमारी ख़त्म हो गई है। डिले थोड़ा हुआ बेटा लास्ट क्लास आने में बिकॉज ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव अमेंडमेंट्स जो रेगुलरली बेसिस से मुझे डालनी पड़ रही। इवन आज भी मेरी लाइव क्लास है, सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के साथ। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, दोबारा मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।